Hello students and a very good morning or good evening to all of one. Today we have to discuss a new topic that is application of Bohr model. जैसे कि आप सभी को पता है, हम सभी ने इससे पहले वाले लेक्चर में बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग सर डिस्कस करेंगे बोर के एप्लीकेशन के बारे में। मतलब बोर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सर, पहली एप्लीकेशन क्या है जानते हैं। बेटा पहली एप्लीकेशन है कि अगर आपको किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकालनी हो, किसी भी ऑर्बिट की आपको रेडियस निकालनी हो, ऑर्बिट तो आप सभी को पता है ना सर, इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं उसको ऑर्बिट बोलते हैं। अगर किसी भी ऑर्बिट की रेडियस को आपको डिटरमाइन करना हो तो आप बोर मॉडल का यूज कर सकते हैं। टू डिटरमाइन क्या बेटा, टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ किसकी बेटा, टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। कोई भी nth ऑर्बिट हो सकती है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट की आपको रेडियस निकालनी हो तो आप बोर मॉडल का यूज करके एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया गया है जिससे फॉर्मूला आता है Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्लियर है? बिल्कुल। इस फॉर्मूले से आप किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं, किसी भी एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट की रेडियस आप निकाल सकते हैं। यहां पे बेटा जो Rn है ना, वो है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। n का मतलब है यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिट। n सर यहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है, n इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। और यहां पे z तो आप सभी को पता होगा, एटॉमिक नंबर। मतलब आपको किसी भी ऑर्बिट की रेडियस, किसी भी एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकालनी हो, आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और आपकी जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट आएगी वो आएगी एंगस्ट्रॉम में। क्लियर है सर? तो इसी के साथ हम लोग एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे तो और अच्छे से हम लोग को आइडिया हो जाएगा। तो चलिए सर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, अगर हम लोग बात करें कैलकुलेट द क्या बेटा, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। आपको हाइड्रोजन एटम की थर्ड ऑर्बिट की रेडियस को डिटरमाइन करना है। सर बहुत आसान है। सबसे पहली बात, ऑर्बिट कौन सी है, थर्ड, तो एन की वैल्यू बेटा कौन सी होगी, हम कह सकते हैं सर एन की वैल्यू कौन सी होगी, थर्ड होगी, 3। क्लियर है? हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, सभी को पता है, 1। तो रेडियस नहीं निकाल सकते सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। R3 रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट 0.529 इंटू एन स्क्वायर। बेटा एन की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर अपॉन जेड, एटॉमिक नंबर 1। तो 0.529 इंटू 9। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप इसको सॉल्व करने के बाद 4.761 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। बेटा कितना आ जाएगा, 4.761 एंगस्ट्रॉम। ये इसका आंसर है। कोई डाउट है सर क्वेश्चन में? कोई भी डाउट नहीं है। एक दो क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, इसके बाद आपके रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, मतलब किसी भी एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट की रेडियस को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। करते हैं सर, बिल्कुल एक दो क्वेश्चन हम लोग और ट्राई कर लेते हैं। चलिए सर इसको रफ करते हैं हम लोग। चलिए सर अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं और इन क्वेश्चनों को लगाने के बाद आपको रेडियस के फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सर हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। आप सभी को समझ में तो आ गया क्वेश्चन में क्या निकालना है, रेडियस। और रेडियस को निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? इसके लिए आपको n चाहिए होता है और बेटा क्या चाहिए होता है, z, n और z। अब क्वेश्चन में आपको n और z की वैल्यू को ढूंढना है, मतलब देखना है कि n और z क्या है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द रेडियस, मतलब r निकालना है। ठीक है सर, r को आपको निकालना है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। हीलियम प्लस से आपको क्या जानकारी मिलती, हीलियम बेटा एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 2। उस पे चार्ज आने से उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। अब बात आती है थर्ड एक्साइटेड स्टेट।
यहां बच्चे गलती कर देते हैं। क्या? यहां पे उन्होंने जैसे थर्ड एक्साइटेस्ट देखा, वो एन की वैल्यू को तुरंत थर्ड रख देते हैं, वही गलत हो जाता है बेटा। थर्ड एक्साइटेस्ट अगर आपको याद होगा, मैंने बोर एटॉमिक मॉडल के लास्ट में बताया था कि सर एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। जिसको नहीं पता वो एक बार फिर से रिवाइंड कर ले। चलो रिवाइंड एक बार रिकैप कर लेते हैं, जिससे आपको फिर से याद हो जाएगा। सर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ये फर्स्ट ऑर्बिट, इसके लिए एन की वैल्यू 2, इसके लिए एन की वैल्यू 3 और इसके लिए एन की वैल्यू 4। अच्छा, आप सभी को पता है हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे तो 2 होते हैं, पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। और 1 इलेक्ट्रॉन कहां रहना पसंद करेगा? अगर किसी एटम पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में रहना पसंद करेगा। और इलेक्ट्रॉन अपनी जिस ओरिजिनल ऑर्बिट में रहता है उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट। और उसके बाद जितनी भी ऊपर ऑर्बिट होंगी उन सभी को एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की ये सभी एक्साइटेड स्टेट हैं। ये कौन से एक्साइटेड स्टेट है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये वाली सेकंड एक्साइटेड स्टेट और ये वाली बेटा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? बिल्कुल। तो आप बताओ हीलियम प्लस के थर्ड एक्साइटेड स्टेट कौन सी है? सर ये वाली। इसके लिए एन की वैल्यू क्या है? 4। तो सर एक बात बताओ, ऐसे तो बार बार क्वेश्चन में मान लो एक्साइटेड स्टेट पूछा गया तो हम बार बार इस डायग्राम को बनाएंगे? सर बिल्कुल नहीं। आप अगर क्वेश्चन बोला है थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो आप उसमें क्या कर दो, आपको पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में, उसकी ग्राउंड स्टेट क्या है। ग्राउंड स्टेट पता है, उसमें उतनी ही एक्साइटेड स्टेट प्लस कर दो। जैसे हीलियम की ग्राउंड स्टेट क्या है? सर फर्स्ट, तो इसकी थर्ड एक्साइटेड 1 + 3 4। इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट 1 + 2 = 3। तो अगर आपको ग्राउंड स्टेट पता है तो आप किसी भी एटम की एक्साइटेड स्टेट को डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्लियर है सर? बिल्कुल। चलिए n = 4। तो अब तो निकल आएगा सर, तो कुछ बचे ही नहीं। Rn मतलब अब कौन से ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है? फोर्थ ऑर्बिट की। कैसे निकालेंगे बेटा? 0.529 इंटू n स्क्वायर। n की वैल्यू बेटा कितनी है? n की वैल्यू है 4 का स्क्वायर अपॉन z मतलब 2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 529, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16/2 8। आप इसको बेटा सॉल्व करोगे 4.232 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा वेरिएशन किया है। चलिए सर अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग बोर मॉडल की एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट मतलब सेकंड एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन क्या है? इफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 2.12 एंगस्ट्रॉम। अगर एक हाइड्रोजन एटम है, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन एटम है जिसकी आपको सेकंड ऑर्बिट की रेडियस आपको दे रखी है कितनी? 2.12 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है सर? और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। ये भी पता है आपको। फाइंड द रेडियस ऑफ Li+2 आयन। मतलब आपको Li+2 आयन के लिए बेटा क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। ठीक है। फॉर सेम ऑर्बिट, सेम ऑर्बिट मतलब उसी सेकंड ऑर्बिट के लिए। अच्छा एक बात बताइए, सेम ऑर्बिट के लिए मतलब जो n की वैल्यू इसमें होगी वही n की वैल्यू इसमें होगी। इसमें n की वैल्यू क्या है? 2। इसमें भी n की वैल्यू क्या होगी? 2। क्लियर है सर? कोई डाउट नहीं। अच्छा लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 3। कितना होता है? 3। सर ये किस फॉर्मूले से लगाएंगे? जरा ध्यान से देखिए। आपको ये तो पता है सर R बराबर होता है 0.529 इंटू n²/z। सर बिल्कुल। ये तो कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप बचपन में मैथ में सीखते आए होगे या बहुत से सारे फॉर्मूले भी ड्राइव किए, प्रपोर्शनल का साइन हटाओगे, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो R1/R2। बिल्कुल सर। इज इक्वल टू N1/N2 का होल स्क्वायर। और ये Z क्या हो जाएगा? अपॉन में Z2/Z1। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? सर बिल्कुल कर सकते हैं। अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N² है तो हम इसको इस लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू N1/N2 का होल स्क्वायर इक्वल इंटू Z2/Z1। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। सर कैसे? देखो यहाँ पे ये R1 मान लो और ये बेटा क्या मान लो? R2। दिस इज R1, दिस इज R2। ये N1 मान लो, ये क्या बेटा मान लो? N2। और ये आपने Z1 मान लिया, ये मान लो Z2। बस क्वेश्चन में निकल आएगा। बताओ बेटा R1 कितना दिया गया? 2.12 एंगस्ट्रॉम और R2 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है सर। N1 की वैल्यू कितनी गिवन है? बेटा 2 गिवन है। और N2 की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है? 2 गिवन है।
तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। Z2 बेटा कितनी गिवन है 3 और Z1 अपॉन 1। कोई दिक्कत सर, कोई डाउट नहीं है। इस फॉर्मूले को बेटा बहुत आसानी से आ जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए ये 2 तो ये पूरा कट ही जाएगा, तो इक्वल टू क्या बचेगा 2.12 अपॉन R2 बेटा 3 अपॉन 1। तो बेटा इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं R2 बराबर 2.12 अपॉन 3। आप इसको बेटा जब सॉल्व करोगे तो 0.706 आ जाएगा, 706 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले को आप इसको अगर ऐसा लिखते हो तो अभी ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। कैसे आता है अगर आपको ये जानना है, मैं ये सेकंड एप्लीकेशन में आपको बता दूंगा, क्योंकि उसमें भी इस टाइप के फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। तो हम लोगों ने पहली एप्लीकेशन को स्टडी कर लिया और उससे रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल भी लगा लिया, मतलब जितनी वेरिएशन बनती थी हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि हम लोग कैसे किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। चलिए सर हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं ध्यान से। चलिए सर अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं बोर मॉडल की, जो कि ये कहता है कि टू डिटरमाइन, अगर आपको एटम के अंदर जो ऑर्बिट होती है ना बेटा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे हैं ये आपको निकालना हो तो आप सेकेंड एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इन nth ऑर्बिट। तो सर उसके लिए भी एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया है। वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट क्या है सर? फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। सर बिल्कुल, चाहो तो आपकी अगर दिली इच्छा हो तो आप मीटर को सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो। सर बिल्कुल, कैसे क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2.18 बिल्कुल इंटू 10 की पावर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं कितने का मल्टीप्लाई 100 का, तो 100 में कितने जीरो होते हैं सर 2, तो 2 पावर ऐड कर दो तो 10 पावर 8 इंटू जेड अपॉन एन, और ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी भी फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। इससे एक फॉर्मूला हम लोग और ड्राइव कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या, वो तो इसी से आया। देखो ये तो कांस्टेंट है, तो बी डायरेक्ट इक्वल टू क्या है बेटा जेड, और इनवर्स इक्वल टू क्या है एन। इससे ये इंडिकेट होता है एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटेगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास रहता है वो इलेक्ट्रॉन सबसे तेजी से रिवॉल्व करता है। वो हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है, जरा ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और ड्राइव हो जाएगा, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा Z1 अपॉन Z2, और ये हो जाएगा बेटा N2 अपॉन N1। ऐसे ही हम लोगों ने रेडियस जब निकालते थे इसी टाइप के फॉर्मूले से हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन किया था। कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं है। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को हम यूज करके वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलिए सर 1-2 क्वेश्चन लगा लें जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। ओके सर, चलिए सर हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं इसी पे बेस्ड, वो है कैलकुलेट द क्या बेटा, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी हो इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। बिल्कुल सर, बहुत ही आसान है। सेकेंड ऑर्बिट लिख दो या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिख दो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब भी सेकेंड ऑर्बिट होता है। सर आप सभी को पता है सेकेंड ऑर्बिट से आपको क्या इंडिकेट हो रहा है, एन की वैल्यू, मतलब 2 लिखा है बेटा ये, ठीक है। और हीलियम प्लस है तो एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना होता है 2, तो वेलोसिटी तो निकाल सकते हो ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट की कितनी होगी 2.18 इंटू 10 की पावर 8 जेड अपॉन एन। जेड कितना है सर 2 अपॉन एन कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 से 2 कट गया बेटा, आंसर आ गया 2.18 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। एक क्वेश्चन सर हम लोग और कर लेते हैं। चलिए सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सेकेंड टाइप का फॉर्मूला मैंने लिखा था ना B1 अपॉन B2, उसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, यहां डायरेक्टली मैं बोल दे रहा हूं, रेशियो ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 एंड बेटा
एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं वेलोसिटी का रेशियो निकालो लिथियम प्लस 2 के सेकंड ऑर्बिट में और हीलियम प्लस के थर्ड ऑर्बिट में। अगर हम हाइट, पहला कौन है सर, लिथियम प्लस 2, तो लिथियम प्लस 2 के लिए एटॉमिक नंबर हम लोग कितना मान लें, Z1 कितना है सर, लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, आप सभी को पता है सर, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। और कौन सी ऑर्बिट है लिथियम की सर, बिल्कुल, तो N1 उसको मान लो 2 है गिवन, ठीक है, बिल्कुल। और कौन सा एटम है, हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस का एटॉमिक नंबर आप सभी को पता होता है 2 होता है, और नंबर ऑफ ऑर्बिट इसके लिए कितनी दी गई है, 3। क्लियर है, बिल्कुल। तो आपको ये तो पता ही है सर, बी डायरेक्ट इक्वल टू क्या होता है, Z/N, और इसी से फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने B1/B2, क्या बेटा, Z1/Z2 इंटू N2/N1, यही तो लिखा था सर, बिल्कुल। तो बताओ Z1 कितना है हमारा बेटा 3 और Z2 2, तो 3/2 सर, बिल्कुल। N2 कितना है बेटा, N2 है 3/2, लो सर आंसर आ गया, 3 3 जा 9/4, तो ये आ गया B1 रेशियो B2 आ गया बेटा 9/4, ये आ गया आपका वेलोसिटी का रेशियो। कोई डाउट, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से लगा सकते हो। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। क्लियर है, जो कि है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की आप एनर्जी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हो किसी भी ऑर्बिट में। चलिए सर डिटरमाइन करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। चलिए सर हम लोग थर्ड एप्लीकेशन पढ़ते हैं बोर मॉडल की। थर्ड एप्लीकेशन बेटा हमें यह बताएगी कि किसी भी एटम के अंदर जो ऑर्बिट होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो थर्ड एप्लीकेशन में हम लोग निकालेंगे टू डिटरमाइन द एनर्जी, किसकी बेटा, इलेक्ट्रॉन की, टू डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट में बेटा, nth ऑर्बिट में। किसी भी nth ऑर्बिट में अगर हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि ड्राइव किया है बोर ने अपने एक्सप्रेशन में। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट माइनस का 13.6। देखो इन फॉर्मूले के डेरिवेशन भी हैं, पर हमें डेरिवेशन को स्टडी नहीं करना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करना है। जब आप आईटी मेंस वगैरह पढ़ेंगे तो आप फॉर्मूले को ड्राइव करके भी पढ़ेंगे। क्लियर है, बिल्कुल सर। अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग से आपको बता दूंगा सर फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये बेटा फॉर्मूला होता है कि En इक्वल टू माइनस का 13.6 इंटू Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखो अगर यूनिट चेंज होगी तो नॉर्मल सी बात है फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो और भी यूनिट का फॉर्मूला बता देता हूं मैं, बिल्कुल। अगर आप इसी को किसमें चेंज कर दें, जूल में, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का 2.8 10⁻⁻18 इंटू Z²/N², और ये हो जाएगा बेटा जूल पर एटम सर, बिल्कुल। एक ये फॉर्मूला हो गया, पर मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। मतलब ज्यादातर आप क्वेश्चन देखेंगे हम लोग एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही निकालेंगे। पर अगर क्वेश्चन की स्पेशल डिमांड है कि आप जूल में निकालिए या फिर आप बहुत ध्यान से, अगर आप किलो जूल में चाहते हैं, किसमें चाहते हैं, किलो जूल में, किसमें बेटा, किलो जूल में, किलो जूल किसमें, पर मोल, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है सर, बिल्कुल, कोई डाउट नहीं, फॉर्मूला सेम है, बस ये कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती जा रही। और इसी को आप किलो कैलोरी में भी निकाल सकते हैं, Z²/N² किलो कैलोरी पर मोल सर, बिल्कुल। तो ये 4 फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद कीजिएगा, बाकी यूनिट कन्वर्जन तो आपको आते ही होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले ही हमें सबसे ज्यादा यूज करना है सर, बिल्कुल। और आपको याद होगा इसी फॉर्मूले से, मतलब इन्हीं फॉर्मूले में देखो सिर्फ कांस्टेंट है, इसी की वैल्यू तो अलग आ रही यूनिट को चेंज करने पर, ये तो सेम है, तो हम ये तो कह सकते हैं एनर्जी ऑफ n इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इक्वल टू Z²/N²। क्लियर है। इससे बेटा हम लोग एक फॉर्मूला और ड्राइव कर सकते हैं, बताइए क्या वो फॉर्मूला, ये है E1/E2 इज इक्वल टू Z1/Z2 का होल स्क्वायर इंटू N2/N1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप यूज भी करेंगे जब हमें रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। पर आपको एक चीज आप इन सभी फॉर्मूले में देखिए कि जो एनर्जी की वैल्यू है वो नेगेटिव में है। तो बच्चों के माइंड में कभी कभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि आप ये बताइए कि एनर्जी के फॉर्मूले में जो नेगेटिव साइन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, जरा ध्यान से देखिए। आपको अगर पता हो ये एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की,
आपको ये पता है ये एनर्जी तब होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रहता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव है। बहुत ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी 0 है। क्लियर है? सॉरी, नेगेटिव है। अच्छा, आपको पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसकी एनर्जी कितनी होती है? सर बिल्कुल पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट ऑर्बिट में है, इन्फिनाइट का मतलब एटम के बाहर ही है, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। अब आपको जरा ध्यान से देखिए, इस कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, या फिर ऐसा कह दो स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा उसकी एनर्जी कम। देखो यहां पे ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी 0 होती है, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी नेगेटिव होती है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? इन दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा ज्यादा स्टेबल होता है ये। अगर ऑर्बिट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा स्टेबलाइज है इन कंपैरिजन टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन मोर स्टेबल है। अगर ये मोर स्टेबल देन किससे? फ्री इलेक्ट्रॉन से। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे? फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो इसकी एनर्जी क्या होगी? लेस एनर्जी देन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसकी एनर्जी क्या होगी सर? फ्री इलेक्ट्रॉन से कम होगी। अच्छा बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? 0, और 0 से वैल्यू कौन सी होती है सर? नेगेटिव। क्लियर है? इस वजह से हम लोग नेगेटिव लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा स्टेबल होते हैं ये, और ये स्टेबल ज्यादा तो इनकी एनर्जी कम, और 0 से एनर्जी कम किस में आती है? नेगेटिव में ही आती है। इसलिए हम लोग इनका साइन एनर्जी नेगेटिव में लेते हैं। आ गया? नहीं आ गया? आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ गया तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। आप इन फॉर्मुलों को याद करो, इन फॉर्मुले से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, बस उसमें ही मन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप डाउट सेशन में भी या लाइव चैट में भी हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए सर, अब हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो लगाते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग इस फॉर्मूले को ही यूज करेंगे। क्लियर है सर? चलिए देखिए, सर हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ, क्या बेटा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। बहुत आसान है बेटा। फोर्थ ऑर्बिट से क्या इंडिकेट हो रहा है? फोर्थ ऑर्बिट से हमें इंडिकेट हो रहा है एन की वैल्यू कितनी बेटा? 4, और हीलियम प्लस है तो एटॉमिक नंबर बेटा कितना हो गया? 2। एनर्जी निकालनी है, फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सर बिल्कुल, आप एक बात बताइए सर, जेड की वैल्यू कितनी है? 2, और एन की वैल्यू 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये 16 आएगा, तो बेटा ये बचेगा 4/16, मतलब 4 4 जा 16, और ये डिवाइड करोगे बेटा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक चीज मैं आपको नोट करके बता दूं, लिख जरूर लो। इस क्वेश्चन में अगर निकालने को आ जाता है, ये क्या होती है? टोटल एनर्जी। सर बिल्कुल, टोटल एनर्जी के इक्वल ही होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी, पर माइनस में। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हम आपसे पूछ देते कि काइनेटिक एनर्जी बताओ फोर्थ ऑर्बिट में, तो आप बता सकते क्या हो जाती है? प्लस का 3.4, और पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 होता है। याद रखना, इस बात का याद रखना। चलिए हम इसी क्वेश्चन में चाहो तो निकाल सकते हैं। बताइए, निकाले सर? ये क्या हो गया? टोटल एनर्जी निकालना। अगर हम इसी फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालें तो सर बताइए क्या होगा? सर काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा माइनस का टोटल एनर्जी। होगा नहीं होगा? तो माइनस की टोटल एनर्जी कितनी है सर? 3.4, ये हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। अगर मान लो वैसे तो नहीं पूछा, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी होती तो सर बताओ क्या होता है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी की बनती है सर? कितनी? 2 इंटू 3.4 माइनस का, तो कितना आ जाता है? ये माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप निकाल ले, तो एक फॉर्मूला हम, मतलब एक क्वेश्चन लोग और लगा लेते जिससे आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो रेशियो वाला,
E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 का होल स्क्वायर इंटू N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस N और Z पे फोकस किया करो, बाकी तो क्वेश्चन अपने आप लग जाता है। एक क्वेश्चन को हम लोग और सॉल्व कर देते हैं। चलिए सर, हम लोग एक क्वेश्चन को और करते हैं जिससे आपको एनर्जी के फॉर्मूले से रिलेटेड सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर। सर ये क्वेश्चन काफी मजेदार है। कह रहे हैं कि इसमें रेशियो ऑफ एनर्जी निकालना है। बिल्कुल, इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ क्या बेटा, हीलियम प्लस है, ठीक है, और सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2, इन दोनों की जो एनर्जी होगी ना बेटा, उनका रेशियो निकालना है। इसकी एनर्जी E1 मान ली मैंने, इसकी E2। इसमें बेटा आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि N1 की वैल्यू इसमें कितनी है, थर्ड ऑर्बिट मतलब 3, और एटॉमिक नंबर आपको पता ही होता है कितना होता है, हीलियम का 2। इसमें सर ऑर्बिट तो आपको समझ में आ गया होगा कितना है सर, सेकेंड ऑर्बिट, और लिथियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 3। तो आपको बेटा फॉर्मूला तो पता है। वैसे तो फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही तो होता है। पर ये तो कांस्टेंट होता है, मैंने बोला था हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डायरेक्ट डिवीजन टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। फिर इससे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 अपॉन E2 इंटू Z1 अपॉन Z2 का होल स्क्वायर इंटू N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। हमें यही तो निकालना है सर, रेशियो ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, तो बताइए फॉर्मूला क्या हो गया, E1 अपॉन E2। Z1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 2 गिवन है, और Z2 की वैल्यू 3 गिवन है, ठीक है, और N2 की कितनी गिवन है, 2, और N1 की 3। बहुत आसान है बेटा, ये बहुत आसान है। करें सर, बिल्कुल करिए। 2 का स्क्वायर बेटा 4 होगा, यहां 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, यहां पे भी 4 अपॉन 9, ये 16 अपॉन 81 आ गया नहीं आ गया, तो E1 रेशियो E2 16 रेशियो 81। देखो लाइन बड़ी टेढ़ी लग जाए पर दिमाग में टेढ़ा नहीं चलना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल सीधे चीजें चलनी चाहिए, क्वेश्चन को आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। सर अब हम लोग 2 एप्लीकेशन और बची, मतलब 2 चीजें और हैं जिनको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग एनर्जी को निकालना सीख गए, तो अगर हमें आयनाइजेशन एनर्जी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आयनाइजेशन एनर्जी निकालो तो कैसे निकालते हैं, और एक बाइंडिंग एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, ये 3 एनर्जी सेपरेटली हम लोग अलग अलग से डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर सर? आई होप आपको ये सारी चीज अभी तक समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए सर, हम लोग कुछ टर्म के बारे में और पढ़ लेते हैं। उन टर्म का नाम है आयनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी। इन टर्म के बारे में पढ़ ले, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, पर जब पढ़ ही रहे तो थोड़ा डिटेल में भी पढ़ ले सर वो फॉर्मूला आया कहां से। जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले सर आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इनफिनाइट ऑर्बिट तक लेके जाने में जो एनर्जी लगती है उसे बेटा हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में बोले, जब भी मैं बोलूं इनफिनाइट तक लेके जा रहे, उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर लेके जा रहे। हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर लेके जाते हैं ना, तो उसका मतलब ही है सर बेटा क्या, इनफिनाइट तक लेके जाते। बाहर मतलब घुमाने नहीं ले जा रहे, बाहर का मतलब है इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाल रहे हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना या फिर ये कहना कि इलेक्ट्रॉन को इनफिनाइट तक लेके जाना, बात एक ही है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो कि ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, अगर उसके इनफिनाइट तक लेके जाने में जो एनर्जी लगती है उसे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये एनर्जी निकालते कैसे सर? इनके बीच में जो एनर्जी का गैप होगा, आप सभी को पता है इसकी एनर्जी कितनी होगी, E1, इसकी E इनफिनाइट। कैसे निकालोगे सर? इनके बीच में जो एनर्जी का चेंज होगा, इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, इनफिनाइट पे एनर्जी कितनी होती है, E इनफिनाइट। इस ऑर्बिट की एनर्जी E1, और जितना एनर्जी लग रही डेल्टा, यही तो बेटा क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। सर बिल्कुल, तो आयनाइजेशन एनर्जी हम कह सकते हैं E इनफिनाइट माइनस E1। और एनर्जी मैं बता चुका हूं इनफिनाइट पे कितनी होती है, 0 माइनस E1। तो आयनाइजेशन एनर्जी बराबर क्या आ गया, माइनस का E1। तो बेटा E1 का फॉर्मूला तो पता है ना आपको, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला आ जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। यूनिट बेटा वही रहेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है? तो अगर आपको किसी भी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी हो,
क्लियर है? तो आप कैसे निकाल सकते हो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। आया नहीं आया सर? बिल्कुल आ गया सर। अब आती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या कहती है कि कोई भी nth लेवल हो, कोई भी ऑर्बिट हो, उससे इलेक्ट्रॉन को अगर हमें इन्फिनाइट तक लेके जाना है, इसमें क्या था फर्स्ट से इन्फिनाइट, ये कहते हैं। जरूरी नहीं फर्स्ट भी हो सकती है, फर्स्ट के अलावा किसी भी nth ऑर्बिट से इन्फिनाइट तक ले जाने पर जो एनर्जी लगती है उसे बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मान लीजिए इस ऑर्बिट की एनर्जी En, इसकी इन्फिनाइट, यहां से यहां तक ले जाने में जो एनर्जी लगेगी वो कितनी लगेगी? इनके बीच में जो एनर्जी का गैप होगा, कैसे निकालोगे? ऊपर वाली की एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, और यही तो बेटा क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है सर? nth ऑर्बिट से, किसी भी nth ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनाइट तक ले जाने पर जो एनर्जी लगती है उसे बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर? इसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट से ही लेके जाते हैं। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनाइट तक लेके जा रहे हैं तो उसी बाइंडिंग, इसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं, पर इसी बाइंडिंग एनर्जी का नाम क्या हो सकता है सर? आयनेशन एनर्जी। क्लियर है? ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस इतना याद रखना, अगर फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनाइट तक लेके जा रहे हैं तो आयनाइजेशन, एंड किसी भी nth ऑर्बिट से इन्फिनाइट तक लेके जा रहे हैं तो फिर बाइंडिंग एनर्जी। कैसे निकालोगे? इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, ई इन्फिनाइट पे एनर्जी 0 माइनस En, बाइंडिंग एनर्जी माइनस En। और बेटा En का फॉर्मूला तो पता ही है सर, बिल्कुल पता है, माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? क्रॉस, मल्टीप्लाई, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ गया फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी का। हमें सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है, मैं बता दे रहा हूं, हमें सिर्फ किससे मतलब है? फॉर्मूले से। आयनेशन एनर्जी निकालना, ये फॉर्मूला याद कर लेना। बाइंडिंग एनर्जी निकालना तो ये फॉर्मूला। समझ में आ गया तो आप बहुत होशियार है, नहीं समझ में आ गया तो आप सबसे ज्यादा होशियार है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट लर्न द फॉर्मूला। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है सर? अगर फर्स्ट ऑर्बिट से, किसी भी nth ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को ले जाना, फर्स्ट ऑर्बिट से nth ऑर्बिट तक अगर इलेक्ट्रॉन को ले जाना हो तो जो भी एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलेंगे सर? एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट ऑर्बिट से nth ऑर्बिट तक। सर कैसे निकालेंगे? इसकी एनर्जी E1, इसकी En, और मान लो कितनी एनर्जी लगेगी? डेल्टा E, E2 En माइनस E1। ठीक है, इसी को एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। एक्साइटेशन एनर्जी E से नोट कर दे, कोई दिक्कत नहीं सर। En की वैल्यू बताओ क्या होगी? माइनस का 36 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसकी क्या होगी? माइनस का 13.6 होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। कौन सी ऑर्बिट है? फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑर्बिट। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर आप कॉमन ले लो, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में, कोई दिक्कत सर? फॉर्मूला ये आ जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला। यूनिट इसकी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगी। डेफिनेशन आ गई सर, समझ में तीन होगी? बिल्कुल। फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनाइट ऑर्बिट तक लेके जाना हो तो आयनेशन एनर्जी, nth ऑर्बिट से इन्फिनाइट लेके जाना हो तो बाइंडिंग एनर्जी, और फर्स्ट ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को लेके जाना हो, इन्फिनाइट पे नहीं, किसी दूसरे पे, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन एनर्जी। तीनों के लिए आपके पास फॉर्मूला सामने है, और इन्हीं तीनों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। चलिए सर, हम लोग तीनों टर्म पे बेस एक एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे? क्लियर। पहला है सर, कैलकुलेट द आयनेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस। देखिए, इससे ये तो क्लियर हो गया कि एटॉमिक जेड की वैल्यू कितनी है? 2, और आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, यही तो होता है सर। बिल्कुल। और बताओ जेड की वैल्यू कितनी है सर? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 4। आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना आ जाएगा बेटा? 4 6 जा 36, 4 3 जा 12, 5, और बेटा कितना हो गया यहाँ पे? 4 1 जा 4, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। 55.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आगे नहीं आ गया? 4 6 जा 36, 4 3 जा 12, 315, और 4 1 जा 4, 55.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सर ये तो आगे नहीं आ गया। बिल्कुल। बाइंडिंग एनर्जी निकालनी। बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल एनर्जी जैसा, यही तो होता है। फॉर्मूला याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आप खुद बताओ जेड की वैल्यू कितनी होगी सर? एटॉमिक नंबर 2, और एन की वैल्यू सर सेकेंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर, ये तो कट गया, तो ये तो आ गया 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सर ठीक है, ये और देख लो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या का मतलब होता है, सुनो जरा ध्यान से। फर्स्ट ऑर्बिट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती बेटा सेकंड ऑर्बिट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट होती थर्ड ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट से थर्ड लेके जा रहे हैं।
आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एक्साइटेशन एनर्जी का। क्या था सर? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 1/1² माइनस 1/n²। 1 तो पहले से है, n की जगह आप क्या लिख दो? थर्ड लिख दो। और z की वैल्यू Li के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 3। और n की वैल्यू बेटा कितनी है? 3। तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13.6 इंटू 9। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे 9 आएगा एलसीएम में, और 9 माइनस 1 8, 9 से 9 कट जाएगा। 13.6 इंटू 8 मल्टीप्लाई करना तो जानते होगे सर। 8 6 जा कितना होता है? 48, और 8 3 जा 24, और 28, और 8 बन जा 8, कितना होता है सर? 8 बन जा 8। ठीक है, और 2 0 आ गया। क्लियर है सर? बिल्कुल। 8 10 ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, मल्टीप्लाई में अगर कुछ गलत हो गया तो देख लेने के बाद चेक कर लेना। ठीक है, बाकी सब सही है। तो अब मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके सर, सी यू लेटर।